तो अब जो अगला है वो है हमारे बेसिकली फीचर्स हैं, या फिर उनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, या फिर नेचर भी कह सकते हो, किसके, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, या फिर हिंदी में कहें तो ये जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है ना फीचर्स, या फिर जो शब्द लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों का ही मतलब विशेषताएं होती हैं। मतलब हमें समष्टि अर्थशास्त्र की क्या पढ़नी है, बेसिकली विशेषताएं पढ़नी है, या फिर यूं कहो कि हमें उनकी प्रकृति पढ़नी है, क्योंकि नेचर का जो बेसिक मतलब है वो उसका क्या होता है, प्रकृति होता है, कि इसकी क्या प्रकृति है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक एक करके बात करेंगे, 6 से 7 लिखी हुई है। सबसे पहला लिखा हुआ है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, या फिर इन हिंदी में कहें तो सामान्य संतुलन विश्लेषण। अभी क्या है, अगर मैं इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊं तो, वैसे इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है कि किस चीज़ के मतलब ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है। तो ये बताता है हमें बहुत ही बड़े स्तर पर जो हमारा ये समुच्चय होता है ना, बेसिकली यहाँ पे समुच्चय का मतलब क्या है, एग्रीगेट्स है, ठीक है। तो जो हमारे लार्ज एग्रीगेट होते हैं, या फिर जो बहुत ही बड़े स्तर पर समुच्चय होते हैं, या फिर जो कुल जो मतलब जो टोटल होता है, जो होल, एक नहीं सबके बारे में बात करने की होल, ठीक है, ये उसका अध्ययन सिखाता है, उसके बिहेवियर को जानना सिखाता है। या फिर इन बहुत शॉर्ट कहें तो ये जो शब्द लिखा हुआ ना इक्विलिब्रियम, ये जो संतुलन है, तो संतुलन हम सबसे पहले चाहते हैं मार्केट के अंदर, अपने बाजार के अंदर। तो ये हमें मार्केट फोर्स के बारे में सिखाता है। मार्केट फोर्स का मतलब ये है कि आपके मार्केट में जो आपके कस्टमर हैं, या फिर जो आपके कंज्यूमर हैं, बेसिकली जो आपके उपभोक्ता हैं, जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, उनके हिसाब से हमारी पूरी मार्केट में, पूरे बाजार में किसी भी वस्तु की, किसी भी गुड्स की, चाहे कोई पर्टिकुलर ले सकते हैं, लेकिन जब आप पूरे समष्टि मतलब पूरे अर्थव्यवस्था के मतलब पूरी इकोनॉमी लेवल पे बात करते हैं, तो आप वहाँ कहेंगे कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी एग्रीगेट डिमांड है, मतलब कुल कितनी मांग है, या फिर कितनी एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब कुल कितनी पूर्ति है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने यहाँ 3 चीज़ों में दिखा सकते हैं इसको। वो कहता है कि आपके पास इसकी डिमांड, मतलब मार्केट में, मैं इसको कहता हूँ कि इसको आप मार्केट फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जो हमारी मार्केट है उसके हाथ में उसकी जो क्षमता है, जो उसकी पावर उसके हाथ में रहती है। इसके हिसाब से मार्केट में आपकी टोटल डिमांड कितनी, किसी भी चीज़ की डिमांड का मतलब मांग से है कि आपकी मार्केट में किसी भी चीज़ की मांग, क्योंकि डिमांड बताती है किसी चीज़ की कीमत क्या होगी। फिर डिमांड के रेस्पेक्ट में हम पूर्ति की बात करते हैं, हम ये देखो पूर्ति की बात करते हैं। अब अगर ऐसा होता है कि मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि मार्केट में चीज़ की सप्लाई कितनी है। देखिए, अगर डिमांड के रेस्पेक्ट में सप्लाई है तो जो प्राइस, जो कीमत मार्केट में, बाजार में जो निर्धारित हुई है, जो फिक्स हुई है, वही रहेगी। नहीं तो अगर किसी कारणवश डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई के हिसाब से, तो दाम जो हैं बढ़ जाएंगे। ये व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। और अगर किसी कारणवश मतलब जो मांग है, डिमांड है, वो कम हो जाए और सप्लाई जो पूर्ति है वो ज़्यादा हो, तो चीज़ों की कीमत गिर जाती है। और तीसरा जनरली मैं कह सकता हूँ प्राइस। तो कहीं ना कहीं इनका अध्ययन करवाता है हमें क्या, हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। देखिए ध्यान में एक सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं हम लोग इस चीज़ को, ठीक है। और जो हमारी क्लिप्स होती हैं वो हम छोटी करके डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ही सब्र रखें प्लीज़ कि ये क्लिप छोटी ज़रूर है, लेकिन एक पूरा ही कंसेप्ट के साथ है कि थोड़ी अगर वीडियो किसी कारणवश बड़ी भी हो जाती है तो पढ़ते रहें। तो हमारा सामान्य संतुलन विश्लेषण हमने कर लिया, मतलब जो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो हमने जनरली कर लिया। देखिए लिखने को तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत है पहले उसको समझें। दूसरा लिखा हुआ विकास मॉडल, या फिर मैं कह सकता हूँ ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अब ग्रोथ किसकी करवानी है, हम अपने देश की करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि स्टडी वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे जो तत्व हैं वो ऐसे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलप, मतलब जो उसका विकास कैसे करना है उस चीज़ के ऊपर बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि जितने भी मॉडल्स बनाए जाते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है, उन सभी से जुड़ी हुई बातें आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारे नोट्स तैयार हैं उसमें थोड़ा सा मैं अगर इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर मैं उसको हिंदी में बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि आपको विकास मॉडल पर बात करनी है। कहता है कि स्टडी करवाता है वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब आप यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में, मैं जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र है या फिर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे हम बहुत सारी नीतियाँ बनाते हैं, बहुत सारे मॉडल बनाते हैं,
ठीक है, जिनके माध्यम से हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे पढ़ने को हमें जनरली देखने को मिल जाती है। फिर एक है हमारा कि सामान्य जनरल प्राइस लेवल या फिर सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है, अच्छा मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये जो ग्रोथ मॉडल है, ये ग्रोथ मॉडल है जो हमारे प्रोफेसर बाउल्डिंग थे, ठीक है, उन्होंने एक स्टडी है यहाँ पे, मैं एक एग्जाम्पल एक छोटा सा लिख रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से देखें। मैं इसमें लिख रहा हूँ एक शब्द, ये उसके ग्रोथ मॉडल के लिए, विकास मॉडल के लिए, और वो क्या है मैं यहाँ लिखना चाहूँगा उसको, MAHA, ठीक है, नोबिस ग्रोथ मॉडल, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस विकास मॉडल से, तो मैंने इसलिए इसका एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल के तौर पे बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके। देखिए, जब हमारा देश जूझ रहा था 1991 में, 1991 में, जब हमारी जो रिफॉर्म्स आए थे, जो हमारी नई नई नीतियाँ लागू हुई थी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो निजीकरण वगैरह है, इस चीज़ में जब ये हमारी लागू हुई थी, तो उस टाइम पे ये हमारे एक स्टैटिकल मैथमेटिशियन उस टाइम पे रहे थे, तो इन्होंने एक मॉडल तैयार करा, ये उनका नाम है, ये उनके नाम है, तो उनके नाम पे ही मॉडल डाला गया है। तो उस टाइम पे जितने भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, माइनिंग वगैरह को लेके, ठीक है, जो बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े स्तर पे हैं, पूरे मतलब पूरे देश को चलाने लायक जो हो सकते हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी जो बहुत ही हैवी इंडस्ट्रीज़ रही हैं, ये हमारी बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए है, जो हमारी बहुत ही हैवी इंडस्ट्रीज़ रही हैं, ये उनके लिए है। तो ये मॉडल एक एग्जांपल था कि जो विकास मॉडल, ऐसे मॉडल्स बहुत सारे बनते रहे हैं। चल, ये एक हमारे एक स्टैटिकल मैथमेटिशियन नहीं हैं, और जब देश को आवश्यकता थी तब इन्होंने एक मॉडल तैयार करा, और उस मॉडल के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि आप अपनी इन हैवी इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से चला सकते हैं, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से चल पड़े। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप एक से भी सीखते हैं तो वो बुरा नहीं है। फिर यहाँ पे बात आती है सामान्य मूल्य स्तर की। ठीक है, अब सामान्य मूल्य स्तर की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि डिटरमाइन एंड चेंज इन जनरल प्राइस लेवल और स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब आप यहाँ देखते हैं कि मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए, सामान्य मूल्य स्तर के लिए, कि आप चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन का मतलब है कि आप जो चीज़ों को कहते हैं कि हम इस चीज़ को डिटरमाइन करो, इस चीज़ को मैं कहता हूँ चलो हिंदी में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और जो बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि जो प्राइस हैं, जो कीमतें हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती। सामान्य मूल्य स्तर, ठीक है, या फिर इसको मैं कहूँ कि ये जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो एक ये भी एक इसकी विशेषता है कि जब आप देश हित के, मतलब जब आप देश को लेके कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो आप वहाँ पे पाएंगे कि जो कीमतें हैं वो पहली बात तो निर्धारित नहीं है हर चीज़ की, मतलब निर्धारित अगर हैं तो वो स्थिर नहीं हैं, और स्थिर का मतलब हो सकता है कि वो बदलती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं। ठीक है, अब लेकिन जब आप उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट तरीके से देखते हैं तो आपको हर चीज़ का एक एवरेज मिलता है। मतलब आपको जब जनरली चेकआउट किया जाता है तो आपको एक एवरेज प्राइस देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि जब इलेक्शन की बातें होती हैं तो प्राइस, जो आई थिंक पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पे खूब सारी बहस होने वाली है। देखिए, मैं इनसे थोड़ा सा लगे रहता हूँ, बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बता दूँ तो जो पेट्रोल की कीमत है वो जनरली 100 रुपये मापी जाएगी, क्योंकि जो विपक्ष होता है उनके हिसाब से पेट्रोल 100 रुपये का ही है। अब चाहे वो 90 का हो जाए, चाहे वो 110 का हो जाए, लेकिन वो जो औसतन कीमत लगाते हैं वो क्या लगाते हैं कि जो पेट्रोल है वो 100 के पार बिका है, 100 बिका है। तो वो जो एक बहुत, मतलब जो प्राइजेस थे उन्होंने सबको एक ही शब्द में इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पे कहता है कि इट इज़ एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी हम गुड्स और सर्विसेज मतलब उत्पाद करते हैं, जिनका जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनका जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उनकी एवरेज कीमत क्या है, ये हमें सिखाता है सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है, फिर आता है हमारा लंपिंग मेथड। ठीक है, फिर आता है हमारा लंपिंग मेथड आता है। देखिए, ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। अगर आप इनके बारे में सुनते हैं, आप इनको समझते हैं, तो आप बना के लिख भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है कि लंपिंग मेथड के अंदर क्या होता है
तो मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। लंपिंग मेथड आपको ये सिखाएगा कि आप किसी टुकड़े के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें एक प्रोफेसर बाउल्डिंग का एक एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है कि उन्होंने हमें एक उदाहरण के तौर पे सिखाया था कि आप लंपिंग मेथड, मतलब जब आप मैक्रो समष्टि के बारे में बात करेंगे तो आपको लंपिंग मेथड पढ़ाया जाएगा, और माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड वगैरह होते रहते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो वो आपको ध्यान में होगा, बट कोई बात नहीं, लंपिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक पेड़ से जंगल नहीं बनता। अगर आप सिर्फ एक पेड़ को देखते हैं तो एक पेड़ से जंगल नहीं बनता, लेकिन एक एक पेड़ को अगर सभी पेड़ों को एक साथ ले आए तो जंगल बन जाता है। तो यही काम यहाँ कहता है कि आप जो लंपिंग प्रणाली है या फिर जो आपका लंपिंग मेथड है, ठीक है, ये आपको किसी सिर्फ एक टुकड़े के बारे में नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वो उससे ज़्यादा, मतलब उन सभी को एक साथ, मतलब पूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएगा। फिर उसने हमारा इनकम मेथड दिया है, मतलब आय प्रणाली। अब सीधी सी बात है, हमने इसमें इतना कुछ जाना है, तो इनकम जो मेथड है, इनकम मेथड का कंसेप्ट यहाँ पे ये होता है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था जो है वो, जैसे कि हम उसमें राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम के माध्यम से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे देश की कुल मांग कितनी है, जिसको एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं, या फिर कुल पूर्ति कितनी है, जिसको एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं। किन्हीं चीज़ों के क्या प्राइस हो सकते हैं, मतलब प्राइस के माध्यम से आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पे हिंदी में देखें तो मुद्रास्फीति को जो इन्फ्लेशन कहा जाता है, और जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन को अपस्फीति कहा जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, अपस्फीति डिफ्लेशन। तो अगर मैं नहीं लिख पाता हूँ यहाँ, तो आप मेरी बातों को सुने, या फिर अगर लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इन चीज़ों को प्रनाउंस करता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो आय प्रणाली है वो आपको कनेक्ट करती है नेशनल इनकम से, कि आपके देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, ये नेशनल इनकम के बारे में बता रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय आय हो गई है। उसके अलावा आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ इट्स एडी, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि आपके देश में कुल कितनी मांग है, कुल मांग कितनी है। फिर आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बता सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या चीज़ है, कि आपके देश में कुल पूर्ति कितनी है, ठीक है। और इससे जुड़ सकते हैं आप इन्फ्लेशन पे बात कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का यहाँ पे जो हिंदी मतलब होता है वो मुद्रास्फीति होता है, तो महंगाई इसको जनरली कहा जाता है। और यहाँ पे इस केस में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा ही पाई जाती है। तो ये चीज़ हमें बहुत ही विस्तार रूप में पढ़ाई जाती है, बहुत ही डिटेल में, ब्रीफ में पढ़ाई जाती है, और ये आने वाले चैप्टरों में हमें देखने को मिलेगी। और डिफ्लेशन इत्यादि, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेशन एक्सेट्रा में लिख सकता हूँ। डिफ्लेशन अपस्फीति होती है इस केस में, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, या फिर जो आपकी कुल मांग है वो कुल पूर्ति के जो अगर हिसाब से आप उसको देखते हैं तो वो काफ़ी कम पाई जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आय प्रणाली के ऊपर है। परस्पर निर्भर की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट लिखा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर है, अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि समष्टि और व्यष्टि में एक क्या, मतलब वो किस तरीके से एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हैं। तो हमें ध्यान में ये देखना है कि जो आपका परस्पर निर्भर है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। मैं एक उदाहरण इसमें देना चाहूँगा कि मान के चलिए कि हमने, मैं ये एग्जांपल मैं इसके लिए ले रहा हूँ, इसलिए सबको मैं यहाँ लिखूँगा, क्योंकि मैं बोर्ड का भी यूटिलाइज इतना नहीं जानता, मतलब जानता हूँ बट थोड़ा सा मैं लिमिटेड हूँ, फ़ोन से चीज़ें शूट हो रही हैं और अभी रिसोर्सेज भी खास नहीं है अपने पास। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जो ये परस्पर निर्भर है वो क्या कहता है कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहा जाएगा कि आपको मार्केट में कायदे से निवेश करना है, ठीक है। तो चलिए, तो आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी, निवेश किया। अब क्या कहा जाता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर कि किसी एक इंसान का खर्चा किसी दूसरे इंसान के लिए आय का जरिया है, इनकम का जरिया है। तो जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम मार्केट में खर्चा कर रहे हैं, ऐसा है, हम मार्केट में खर्चा कर रहे हैं। और अगर आप मार्केट में पैसा खर्च करते हैं तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की आय बनेगा, मतलब किसी एक इंसान का खर्चा किसी दूसरे इंसान की इनकम होती है, आय होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से, निवेश करने से मार्केट में हमारा, अगर मैं सपोज करिए कि मैं खुद अपना एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें इस चीज़ पे जाना, हम उसको बहुत ब्रॉड करते हैं और हमारा ये है उद्देश्य है कि हम मार्केट में पैसा लगाएंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने मार्केट में पैसा लगा दिए, तो हमारा लगा हुआ पैसा किसी दूसरे इंसान के लिए एक कमाई का जरिया हो सकता है। तो सिर्फ मात्र इन्वेस्टमेंट करने से किन चीज़ों पर फ़र्क आएगा? सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि मार्केट का जो प्रोडक्शन है, मतलब जो उत्पाद है वो बढ़ जाएगा। इसको मैं आउटपुट भी कह सकता हूँ, मैं इसको आउटपुट भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको हिंदी में कहा जाएगा जो आपका है उत्पाद बढ़ जाएगा। और यदि आपका उत्पाद बढ़ता है तो आपका जो क्या कहते हैं, जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी।
क्योंकि मैंने किसी एक इंसान का खर्चा किसी दूसरे के लिए इनकम होता है। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो इनकम से ही कनेक्ट मैं कर सकता हूँ कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि आज के दिन हमारे देश की ये बहुत ही थोड़ी सी दुर्भाग्यवश थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। तो अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट होने से आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और कहीं ना कहीं आपका जो हिसाब किताब है, जो आपका तरक्की लेवल है, वो आपके नेशनल इनकम भी इसी हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको एक्सेट्रा करके लिख सकता हूँ कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है कि मात्र इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा करने से प्रोडक्शन बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और अगर हम इन्वेस्टमेंट गिरा दें, इन्वेस्टमेंट कम कर लें, पैसा मार्केट से खींच लें, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं गिर जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ध्यान से देख रहे हो आप कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 हैं, इस टाइप की और जो चीज़ें हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं इस पर ही निर्भर हैं, इसी पर वो डिपेंड करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो इसकी एक यही भी विशेषता है कि जो अब आप यहाँ पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। फिर है नीति उन्मुख, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसीज़ बहुत ही सीधा और सिंपल सा शब्द है कि आप नीति के बारे में बात करते हैं। आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे नीतियों का गुणगान हमेशा होता रहता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, या फिर जो हमारा जो मैं कहता हूँ समष्टि अर्थशास्त्र है, वो नीति उन्मुख का विज्ञान है। नीति उन्मुख का क्या है, विज्ञान है। विज्ञान का मतलब वही है साइंस से, मतलब लिटरली जो नीति उन्मुख है वो किस पे बेस्ड होती है, कहीं ना कहीं इसको विज्ञान के मतलब विज्ञान का जो तरीका है उसके रूप से भी इसको देखा जाता है। मतलब आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपनी एक जटिल अर्थव्यवस्था को, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को समझ पाने के लिए आप कुछ ना कुछ नई नई नीतियाँ लाते रहेंगे, ठीक है। और उसमें जो बाज़ार से जुड़ी हुई या फिर जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी मतलब कि हाँ ये हो सकता है, आप उससे जुड़ी हुई जो देखिए, विज्ञान का मतलब यहाँ पे सिर्फ साइंस से नहीं है। मतलब यहाँ पे आप विज्ञान का मतलब है कि आप जो भी चीज़ें करेंगे वो बहुत ही सोच समझने के बाद, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही है, उसको ध्यान में रख के आप अपनी नीतियाँ बनाएंगे और नीतियों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे आखिरी शब्द रहता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इस टाइप की और भी चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान रहे, इसलिए मैं इसको एक्सेट्रा इत्यादि से मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि इत्यादि, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतनी ही होती हैं, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, पर आप जिस स्तर पर हैं उस हिसाब से ये काफ़ी है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब कुल का अध्ययन। आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, वो सिर्फ थोड़ा ही नहीं बताएगा बल्कि सब कुछ बताएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि समुच्चय कुल का अध्ययन, मतलब आप यहाँ जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें सब कुछ पढ़ेंगे। चाहे आप अगर आप इनकम की बात करते हैं तो आप पूरे देश की इनकम की बात करेंगे, अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो आप जनरल, हर तरह की जनरल प्राइस जो हमने शब्द इस्तेमाल करा, ठीक है, कि जनरल प्राइस यहाँ पे जो था, ठीक है, वो आप उस तरह बात करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पूरे देश हित पे बात करते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं मांग की या डिमांड की तो फिर कुल स्तर पर एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। मतलब आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा वो एक बड़े स्तर पर पढ़ाया जाएगा, समुच्चय स्तर पर पढ़ाया जाएगा, एग्रीगेट स्तर पर पढ़ाया जाएगा। तो ये इसकी क्या है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर्स हैं। अब हमें यहाँ पे इसको जानना है कि माइक्रो वर्सेस मैक्रो अगर करा जाए, मतलब तो अब आप देखो कि हमें जो अभी हमने बात करी कि हमें माइक्रो वर्सेस मैक्रो करना है, और हम इसके बाद इसका डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं। तो समझो क्या है ये चीज़। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपने इस ब्लू चॉक के माध्यम से लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो आई है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, या फिर अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये जो व्यय है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैक्रो के अंदर ये जो ए है, देखिए बाकी सारा सेम है, आप चाहे वर्ड्स मैच कर लो, बाकी 100% सेम है, बस यहाँ आई है, यहाँ ए है, यहाँ व्यय है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे व्यय है और यहाँ पे सम है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब छोटा सा ही है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ इस बात को, कि आई का मतलब होता है इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिगत। भाई व्यय का मतलब क्या है, व्यक्तिगत, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल लिखा है, अगर आप इसको हिंदी में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ये समझाता है आपको एकल के बारे में, या फिर ये आपको समझाता है व्यक्तिगत चीजों के बारे में। मतलब इंग्लिश में लिखा भी हुआ कि जो लेटर आई है ये इंडिविजुअल के लिए स्टैंड लेता है, और ये आपको क्या समझाता है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब आप जो भी अर्थशास्त्र में जो भी
चीज पढ़ते हैं उसका जो बेसिक सार है वो क्या है कि आप व्यक्तिगत रूप से या फिर एकल रूप से किसी भी चीज को इंडिविजुअल रूप से पढ़ने वाले हैं। ये है माइक्रो, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। अब जो मैक्रो है वो क्या है कि मैक्रो के अंदर ए है और यहाँ ए किस बात के लिए स्टैंड लेता है कि ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट्स, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट्स। यहाँ पे अगर आप एग्रीगेट्स की बात कर ही रहे हैं तो इसको हिंदी में आराम से कुल लिख सकते हैं या फिर समुच्चय लिख सकते हैं। मतलब जब आप अपनी अर्थव्यवस्था में होल के लिए बात करते हैं, होल के लिए, कंप्लीट के लिए बात करते हैं, कुल के लिए बात करते हैं, ये रहा सम से सामाजिक रूप पे बात करते हैं या फिर संपूर्ण की बात करते हैं। यहाँ पे होल का मतलब संपूर्ण हो सकता है, तो आप लोग क्या समझ सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं। तो बस एक ये आई ए या फिर व्यय या सम के ही माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो इस बात को कि इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जो इसके बाद है उसमें क्या होगा कि हम इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं, इनके बीच में डिफरेंस चेक करते हैं। तो आप इसको नोट करो, ठीक है। देन इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब कि